हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर एटम स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और क्लास 9th में भी आपने इस चीज़ को कभी पढ़ा होगा। फिजिक्स में जो एटम हम लोग आज उसको डील करने वाले हैं। और एटम चैप्टर के अंदर आप सबको पता है बेसिकली हम लोग बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे, और डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, एटॉमिक मॉडल लाइक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोर के एटम के बारे में भी देखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग सिर्फ रदरफोर्ड यानी थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में इसके अंदर बात होगी। तो वैसे हिस्ट्री तो आप लोगों को पता होगी कि सबसे पहले आपने क्लास 9 में भी ये बात पढ़ी थी कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर बल्कि थे, महर्षि कर्णर, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो भी चीज़ें बनी हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है वो सब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। आई मीन अगर किसी चीज़ को हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो डिवाइड करते करते एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर एक सबसे लास्ट पार्टिकल बचता है, और उस लास्ट पार्टिकल का नाम रखा था उन्होंने परमाणु रखा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसके कुछ टाइम बाद फिर कुछ और साइंटिस्ट, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो परमाणु है वो एग्जिस्ट अकेले नहीं करते, यानी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपको तो ये बात पता होगी कि डेमोक्रिटस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और इस तरह के पार्टिकल का एग्जैक्ट जो एटम नाम है वो उन्होंने रखा था, एटम बोला उसको, कि एक इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम एटम कहेंगे। क्लियर? ओके। तो इसी हिस्ट्री को अगर हम आगे लेके चले तो आपको पता होगा कि जो जे थॉमसन है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो एटम है उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवील किया कि एटम के अंदर क्या है, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के मॉडल्स रखे, ठीक है। तो जिसमें एक जे थॉमसन थे जिन्होंने बताया कि जो एटम्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस, जिसको हम इलेक्ट्रॉन आज बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो असल जो एक तरह से कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो रिवॉल्यूशन टाइप आया वो आया रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जिसको भी हम डील करेंगे, जिससे पता ये चल पाया, बहुत सारी चीजों को पता चला, जैसे न्यूक्लियस का पता चला, पॉजिटिव चार्ज का पता चला, ठीक है। और ऐसे ही जो है आई मीन गोल्डस्टीन ने भी एक्सपेरिमेंट कर रखा था उससे पहले, जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर जो एक पॉजिटिव रेडिएशंस दिखी थी, जिसको उन्होंने कैनाल वेव्स भी नाम दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ये थी हिस्ट्री जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए, अलग अलग राय रखी, ठीक है। बाद में चलकर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दूसरे साइंटिस्ट ने आई मीन परफॉर्म किया था। आप देख सकते हो कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे हमारा हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन इन 1911 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नील्स बोर थे, नील्स बोर ने, आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो गलतियां करी, उस गलतियों को उन्होंने आई मीन रिटन फॉर्म में एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने उस गलती को सुधारा जो नील्स बोर थे। और उसके बाद चैडविक ने भी एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल, बल्कि तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी करी, जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता थे, लेकिन जो एटम का मास है कहीं ना कहीं वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होते हैं। तो कहने का मतलब अब हमारा जो थॉमसन मॉडल है, आप थॉमसन मॉडल को पहले से भी जानते होंगे। थॉमसन मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया था, क्योंकि उस टाइम पे एक तरह से होल्ड लगी थी एटम के मॉडल को बताने के लिए कि एटम कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, जो एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर वो कैसा है, कोई किसी को पता था नहीं। तो थॉमसन ने सबसे पहले एक मॉडल एक्सप्लेन, आई मीन मॉडल जो है वो दिया। उस मॉडल को थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो जो एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसके अंदर जो है वो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड हैं। तो ये इन्होंने इस तरह से इसको बताया, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है थॉमसन ने एक तरह से देखा जाए तो एटॉमिक मॉडल को एक वाटरमेलन की तरह एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक वाटरमेलन है, सपोज आप कह सकते हो, तो उसमें जो रेड पार्ट है पूरा भरा होता है अंदर से, तो जो रेड पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, जो कि पूरा स्फीयर में भरा हुआ है। और जो उसमें सीड्स है जो कहीं कहीं एम्बेडेड है, तो दो सीड्स आर लाइक नेगेटिव चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थॉमसन ने इस तरह से समझाने की कोशिश की। आप देख सकते हो कि जो इसमें सीड्स हैं दे आर लाइक नेगेटिव चार्जेस, एंड जो इसके अंदर रेड पार्ट है दे आर लाइक पॉजिटिव चार्ज। सो इस तरह से थॉमसन ने समझाया कि एटम ऐसा होता है अंदर से। लेकिन थॉमसन ने दो गलतियां भी करी, आई मीन उन गलती कहने का मतलब ड्रॉबैक बोल दो, आई मीन उसको आप लिमिटेशंस बोल दो। तो ड्रॉबैक क्या था थॉमसन के मॉडल का? ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन हो या कोई दूसरा एटम हो, उसके ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी चीज यानी उस मॉडल से इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज कि जो स्कैटरिंग जो परफॉर्म किया था जो आई मीन रदरफोर्ड ने, तो स्कैटरिंग के परफॉर्म को या स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट को, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो
रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो बताया था कि लार्ज डिफ्लेक्शन होगा और जो है लीस्ट डिफ्लेक्शन होगा, तो इन सारी चीजों को हम थॉमसन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये दो लिमिटेशन या दो ड्रॉबैक है भाई। अगर उन्होंने वाकई एटम का मॉडल दिया था जो कि रदरफोर्ड ने काफी ज्यादा सही मॉडल प्रपोज किया था, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन करना चाहिए ना इसका मॉडल थॉमसन के मॉडल को, तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये लिमिटेशंस है थॉमसन के मॉडल की। क्लियर होके आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। पहले तो आप सेटअप समझ लो। सेटअप में क्या है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट होगा गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है बीच में रखा हुआ, और ये जो है ना ये स्क्रीन है। स्क्रीन जो क्या करेगा, जो इसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उस अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, चारों तरफ से। तो इसको हम कहते हैं ये स्क्रीन है, और आगे देखेंगे कि स्क्रीन किस चीज को बना हुआ, सारी चीजें। लेकिन फिलहाल अभी हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हमारा, ये गोल्ड फॉइल बीच में रखा, चारों तरफ से एक स्क्रीन लगा दिया, और इन सब पूरे सेटअप को एक वैक्यूम में रखा गया है। ठीक है, ताकि कोई किसी भी तरह का रेजिस्टेंस पैदा ना हो अल्फा पार्टिकल को। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि सर ये जो रदरफोर्ड है उसको किस चीज में इंटरेस्ट था, क्या ढूंढने गए एक्चुअली वो एटम की स्ट्रक्चर में था ना, कि उनका मुद्दा क्या था, उनका टॉपिक क्या था। तो उन्होंने वैसे तो वो इंटरेस्टेड इस बात में थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड कैसे हैं, यानी उसके अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड कैसे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब वो गए और फिर वो उसमें इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का तो पता नहीं चला उनको सही से, लेकिन क्या है उन्होंने प्रोटॉन और बाकी की चीजें उन्होंने डिस्कवर कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास वो बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, बहुत ज्यादा हेवी। एक तो उसकी प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल की है कि हेवी था बहुत ज्यादा, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन्स के या प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हेवी था। और दूसरी बात ये थी कि बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल था जिसको भेजा गया। ठीक है, और जिस गोल्ड फॉइल पे भेजा गया, गोल्ड फॉइल की थिकनेस लगभग आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसे कि 1000 एटम थिक थी। 1000 एटम आप सोच सकते हो, मतलब इतना थिन हो सकता है। आप उसको अगर मीटर में चाहो तो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर थिक, मतलब इतनी कम थिकनेस वाले गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया अल्फा पार्टिकल को, आप सोच सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप था जिस पर रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर ये, लेकिन सबसे पहले ये बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखो अल्फा पार्टिकल ने एक डबल चार्ज यानी 2 चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह सकते हो इसको, आइडेंटिकल टू हीलियम कहा जाता है। लेकिन ये जो निकलते हैं ना बच्चों, ये निकलते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स से, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं, लाइक रेडियम वगैरह से। तो कहने का मतलब यह है कि अल्फा पार्टिकल जो कि डबल पॉजिटिव चार्ज था, इसको जब फेंका गया या इसको प्रोजेक्ट किया गया, इसको बम्बार्ड किया गया किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो क्या हुआ, गोल्ड फॉइल, फिर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए और उसके बाद उसका कंक्लूजन भी बताया। तो चलिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने उसको पहले देखते हैं। अब जरा सेटअप को समझ लेते हैं। अब देख सकते हो कि जो यहां पर क्या है, हमारा लेड ब्रिक्स रखा गया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां रखा गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे एक स्क्रीन देख सकते हो, और स्क्रीन मैंने आपको बताया था, स्क्रीन जो है जो डिटेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल को, वो जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन बनाया गया। ठीक है, डिटेक्टर है, माइक्रोस्कोप है जो उसको डिटेक्ट कर सके उस चीज को और ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो है बैकवर्ड स्क्रीन ऑफ द वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, यानी जो बैकवर्ड स्क्रीन लगाया गया उसके अंदर, फिर थिन गोल्ड फॉइल लिया गया। थिन गोल्ड फॉइल इसकी थिकनेस मैंने आपको बता दी। तो ये सारा सेटअप था पूरा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स का। उसके बाद जो है रदरफोर्ड ने क्या किया, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो उसको नोट्स भी बना सकते हो यहां से। तो अब हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो हुआ ये, उसमें 3 ऑब्जर्वेशंस उनको मिले। ठीक है, क्या 3 ऑब्जर्वेशंस मिले, उन तीनों ऑब्जर्वेशन को हम यहां पे देख सकते हैं। हुआ यूं कि जो अल्फा पार्टिकल थे उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए कि जो गोल्ड फॉइल है उससे सीधा डायरेक्ट पास हो गए। ठीक है, मतलब जरा भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई रिबाउंड बैक नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या हुए सर, पास हो गए गोल्ड फॉइल के अंदर से। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो रहे थे कि वो डिफ्लेक्ट, वो जा रहे थे गोल्ड फॉइल स्क्रीन से, यानी जो सॉरी गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से जा तो रहे थे सही सीधा, लेकिन गोल्ड फॉइल में जाते ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ एंगल पे वो मुड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे सर। अच्छा, उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, यानी कि 1 आउट ऑफ 12,000, यानी हर 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, इनको बहुत कम हुआ है। तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जाके सीधा रिबाउंड बैक हो रहे थे, मतलब सीधा जाके जो है ना वापस आप उसी पाथ पर रिट्रेस हो रहे थे, लौट रहे थे। तो ये जो 3 ऑब्जर्वेशन था, पहले बहुत ज्यादा पास हो रहे थे, सेकंड कि कुछ डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे, और थर्ड बहुत कम ऐसे थे जो रिबाउंड बैक हो रहे थे, सीधा टकरा के लौट के आ रहे थे वापस। तो इन तीनों का क्या मतलब है सर, इन तीनों का क्या मीनिंग निकला, कंक्लूजन क्या था, तो उन्होंने ये भी बताया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री।
अच्छा, अबाउट 1 in 8000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्री। ज्यादातर डिफ्लेक्शन जो हुआ 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन वो 8000 में से एक पार्टिकल था, लेकिन सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स appear to be rebound, यानी हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो रहे थे इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आप ग्राफ देख सकते हो कि जो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल जो थे, जिसमें एंगल आप जीरो, ये एंगल है और ये हमारा नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, तो ये एंगल जीरो कहां पर है, यहां पर। तो 0 डिग्री पे कौन था जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, तो वो देखो आप देख सकते हो 0 डिग्री पे आप जाओ तो ऊपर मिलेगा आपको 10⁻⁷, यानी इतने अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधा पास हो रहे थे, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, रिबाउंड नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे आप आगे चलोगे, नीचे आओगे, एंगल बढ़ता जाएगा, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल जो है वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ से भी आप दिखा सकते हो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल को विद एंगल ऑफ डेविएशन से। ठीक है, ओके, चलिए अब सर कंक्लूजन क्या था, मतलब हुआ क्या एक्चुअली में, मतलब जो एक्सपेरिमेंट थे उसका कंक्लूजन क्या था। आप कंक्लूजन को ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि कंक्लूजन में क्या हुआ कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल पास हो रहे थे, सीधा एटम से पास हो जा रहे थे, उसका ये मतलब है, आई मीन जो गोल्ड फॉइल से पास हो रहा है, इसका मतलब है कि एटम के अंदर देख सकते हो आप, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है। तो पता है आपको कंप्यूटर और एटम का आपको साइज थोड़ा कंपेयर करवाऊं। जैसे आपके पास एक टेनिस बॉल है ना, नॉर्मल जो जिस बॉल से हम खेलते हैं क्रिकेट, तो उस बॉल को आप न्यूक्लियस मान लो और क्या करो, उस बॉल को सेंटर मान के 5 किलोमीटर रेडियस वाला एक स्फीयर बनाओ। 5 किलोमीटर रेडियस वाला एक स्फीयर, तो कितना बड़ा बनेगा स्फीयर, सोचो। इतना बड़ा एटम है और वो एक टेनिस बॉल जो छोटा सा, उतना बड़ा जो है वो न्यूक्लियस है। इतना ज्यादा डिफरेंस होता है इनके साइज में, एटॉमिक साइज में और न्यूक्लियस के साइज में। तो कहने का मतलब है कि सर न्यूक्लियस के अंदर जो ज्यादातर जगह है वो बिल्कुल खाली है, मतलब बिल्कुल वैकेंट है। तो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन था कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास हो रहे थे, इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है, वैकेंट है। वैकेंट है तभी तो भाई अल्फा पार्टिकल जा रहा था, और जो वैकेंट स्पेस है उससे निकल के बाहर, यानी उस पार, यानी कि पूरा क्रॉस कर जा रहा था वो अल्फा पार्टिकल, किसको, गोल्ड फॉइल को, यानी कि एटम को। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे सर वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्ट कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे सर, कुछ एंगल पे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे उसका क्या मतलब निकला, उसका ये मतलब निकला कि कहीं पर जहां से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब वहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट थे, यानी कि वो न्यूक्लियस के काफी करीब से, आई मीन अगर जैसे आज तो हम जानते हैं ना कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को वो काफी करीब से जा रहे होंगे। अब देख सकते हो यहां पर कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा यहां अगर पार्टिकल यहां आ रहा था ना, यहां से भी डिफ्लेक्ट हो रहा था, यहां इतनी दूर से भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि आसपास से अगर न्यूक्लियस के गुजर रहा है कोई पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, आ रहे थे ना, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा ना, कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा था, तो इस तरह से वो रिपेल हो जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि कुछ रिबाउंड बैक हो रहे थे, हर 12,000 में से एक रिबाउंड बैक। क्या मतलब था सर रिबाउंड बैक होने का, इसका मतलब ये है वो सीधा हेड ऑन कोलिजन हो रहा था उसका, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। मतलब हेड ऑन कोलिजन मतलब जाके सीधा हेड ऑन जा रहा था, मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियस को हिट कर रहा था अल्फा पार्टिकल। अब आप बताओ, इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर और बीच में जाके एक छोटा सा अल्फा पार्टिकल बीच में जा रहा है, और तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है पूरा अल्फा जो पॉजिटिव चार्ज का जो झुंड है, एक तरह से पूरा ढेर है, वो उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे रिबाउंड बैक कर देगा, जैसे एक टेनिस बॉल को दीवार के ऊपर मारो तो क्या होता है, वो रिबाउंड बैक हो जाता है, इस तरह से रिबाउंड बैक कर देगा, यानी बिल्कुल ठीक उसी पाथ पर रिट्रेस कर देगा। तो ये था अपना तीसरा कंक्लूजन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जो रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किया था, यूज किया था अपने कुछ कैलकुलेशंस के अंदर, जिसमें जो पहला टर्म है बच्चों, उस पहले टर्म का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी ये इसको हम कह सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज की एस्टिमेशन का भी एक तरीका हम कह सकते हैं। बट अभी फिलहाल ये पेपर में कई बार आता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझाने के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो फिलहाल अब एक काम करो, मैं अभी इसको ना एटम की जगह मैं न्यूक्लियस बनाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने जस्ट अभी न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब कोई अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है यहाँ पे, है ना, इस जगह पे आके आया, यहाँ पे बहुत अच्छी काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, लेकिन आते के साथ इस जगह पे आते आते ये जो है ना रुक सा गया, मतलब अब ये रिबाउंड बैक यहां से हो जाएगा। अब इससे ज्यादा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये इसको बेटा रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा तो क्या होगा, इतना लास्ट यहां तक आ पाएगा, उसके बाद क्या करेगा, यहां से लौटा देगा रिपेल करके, जो क्या नाम है न्यूक्लियस है इसको। तो आप बताओ क्या इससे आगे बढ़ पा रहा है अल्फा पार्टिकल? नहीं बढ़ पा रहा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उस पर क्या लगा रहा है, एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो जिस लास्ट पॉइंट तक, यहां तक सपोज मान लेते हैं यहां तक आया अल्फा पार्टिकल, तो न्यूक्लियस से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ना बच्चों, न्यूक्लियस से लेके यहां तक की जो दूरी होती है ना, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं क्लोज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो मिनिमम डिस्टेंस
वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक जो है आप कह सकते हो कि जहां के बाद यानी उस पॉइंट के बाद वो अल्फा पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाता, मतलब वहां से वो लौट के आ जाता है। आप चाहो तो देख सकते हो, सपोज एन अल्फा पार्टिकल ऑफ द मास एम इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। As alpha particle approaches the positive nucleus, it experiences Coulombic repulsion. अब मैंने बोला एक repulsion मिलेगा यहां से, its kinetic energy gets converted into into electric potential energy। अभी मैं आपको समझाता हूं। At certain distance, r naught from the nucleus, alpha particle stops for a moment and begins to move back along the same path। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है सर जहां पे अल्फा न्यूक्लियस से कितनी दूर है, ये बहुत कम डिस्टेंस है सर, जहां से अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाएगी। याद रखना इसी डिस्टेंस का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ आ रही, क्लियर है? और इसको कई बार डी से नहीं बल्कि कई बार इसको आर नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों इसको आर नॉट भी कहते हैं, ध्यान रखिए। आर नॉट मतलब आर बना के नीचे ऐसा जीरो बना, तो इसको आर नॉट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। अब इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। द डिस्टेंस वी आर नॉट द एंटायर काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी की क्या प्रॉब्लम है सर, क्या कहानी है, मैं बताता हूं। देखो क्या होगा कि जब अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी के साथ आएगा न्यूक्लियस की तरफ, तो होगा क्या, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ आएगा, आप सोचो ये रिपेल करना ना, बहुत दूर से रिपल्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मान लो न्यूक्लियस से बहुत करीब चला गया, मान लो। बात समझ आ रही है? तो क्या होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि एनर्जी तो कभी खत्म होती नहीं, एनर्जी तो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। बात समझ आ रही, क्लियर है? यानी कि जब वो दो पॉजिटिव चार्ज क्लोज लाओगे, सपोज न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, एक अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, जब दो पॉजिटिव चार्ज को क्लोज लाया जाता है तो उनके बीच एक रिपल्शन फोर्स लगता है ना, तो इस रिपल्शन फोर्स की वजह से एक एनर्जी होगी इसके बीच में, यानी दो चार्जेस के बीच में जो एनर्जी होती है ड्यू टू द चार्जेस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपने पढ़ा था क्या नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बुक के अंदर, कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। याद करो K Q1 Q2 by R, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। तो यानी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही बात यहां लिखी हुई है। अब आप कह सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी, हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ है ना, 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, हाफ mv स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 by R नॉट। ये R नॉट क्या, वो डिस्टेंस है जब अल्फा पार्टिकल यहां से लौटेगी। क्लियर? अल्फा पार्टिकल जो वहां से लौटेगी, तो कहने का मतलब ये है कि सर यहां से यहां तक की दूरी R नॉट है, तो इनके बीच क्या एनर्जी होगी सर, K Q1 Q2 by R नॉट। अच्छा सर यहां से R नॉट की वैल्यू अगर मैं निकालनी हूं, मान लो पेपर में आ गए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल के दिखाओ, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे सर, R नॉट को इधर ले जाएंगे, बाकी टर्म्स को इधर ले आएंगे, तो 2 तो ऊपर चला गया, mv स्क्वायर नीचे आ गया, तो देखो R नॉट बराबर 2K Q1 Q2 by mv स्क्वायर। इस तरह से क्लोजेस्ट अप्रोच का, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला मिल जाता है सर हमें। ठीक है बच्चों, और यहां पे आप सबको पता है कि सर जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो Q1 बराबर पॉजिटिव +2 है ना, +2 चार्ज होता है ना, आपको पता है मैंने बोला है डबली चार्ज होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल। तो इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 दैट इज 2, और जो चार्ज ऑन स्कैटरिंग न्यूक्लियस है उसके ऊपर हम, चूंकि न्यूक्लियस तो हमें पता नहीं ना किस एटम का है, किस एटम का, तो जो भी एटम होगा उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ उसके अंदर, जाहिर बात है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पे चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं सपोज। और अब तुम कहोगे सर और उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, तो बेटा प्रोटॉन के नंबर को हम Z से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर Z। तो इसका मतलब सर किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम ZE से दिखाएंगे। हमेशा याद रखना इस चीज को, ZE से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? Z क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है एक न्यूक्लियस में कितने जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कितने चार्ज है। ठीक है, अच्छा तो ZE से दिखा दिया हमने, प्लस ZE से, ये Q2 है तो Q1 Q2 आ गया। अच्छा चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के न्यूक्लियस की बात करें तो 79 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना है 79 है, राइट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है बच्चों, काइनेटिक ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R नॉट है, जो कि कितना निकल के आता है गोल्ड फॉइल के लिए अगर निकाले तो 41.3 फर्मी मीटर, यानी इतना ज्यादा निकल के आता है सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एनी एटम, फॉर एनी मेटल। यहां पे तो उन्होंने गोल्ड इस्तेमाल किया, पर गोल्ड इस्तेमाल क्यों किया, गोल्ड ही इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल मेटल कह सकते हैं हम लोग, मैलेबल भी है डक्टाइल भी, इसकी मैलेबिलिटी की वजह से बहुत थिन से थिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसकी वजह से गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। कई बार ये पेपर में पूछ लेते हैं तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम चलते हैं थोड़े आगे की तरफ, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको कई बार आप जो है इंपैक्ट पैरामीटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हम देखते हैं जरा।
बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखो बहुत ही आसान सा है इंपैक्ट पैरामीटर, मैं आपको समझाता हूं। देखो इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर कहां से कहां तक? डिस्टेंस से तो कहीं से कहीं तक होगा, तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका सर? किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखो एक वेलोसिटी में जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे ना बच्चों, क्या आ रहे थे? अल्फा पार्टिकल आ रहे थे। देखो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस को जाके हिट कर रहा होगा, उसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी का क्या है बच्चों? वेक्टर। अच्छा ये मान लो न्यूक्लियस है, ये बच्चों क्या है? न्यूक्लियस है। ओके अच्छा, न्यूक्लियस से मैं क्या करता हूं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा बना देता हूं न्यूक्लियस को एकदम बिल्कुल मैच करते हुए, ठीक है। यहां से किसी भी अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर होगा, किस कहां से? न्यूक्लियस की लाइन से। इस न्यूक्लियस की लाइन से जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, उसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और इस लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम होता है बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखो आप इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के और इस वाले वेक्टर को इन्होंने कंसीडर कर लिया। अगर मैं इस वाले को करता तो ये वाला हो जाता है, इस वाले को करता तो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाती है, इस वाले को करता ये डिस्टेंस, इस वाले को करता ये डिस्टेंस। तो दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। अब ये इंपैक्ट पैरामीटर बहुत सारी चीजें डिसाइड करती हैं, पता है आपको। अगर इंपैक्ट पैरामीटर बहुत बड़ा, मान लो ये वाला वेक्टर मैं कंसीडर करूं, आप मुझे बताओ ये वाला जो एरो है जो अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे जा रही है, और एक ये वाला एरो है अल्फा पार्टिकल इस पाथ पे जा रही है, बताओ न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक कौन है? ये वाला फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बोलोगे सर फर्स्ट वाला। अब न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज ये है, इसका मतलब इसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर ये हो गई बच्चों। अच्छा इंपैक्ट पैरामीटर जो पहले के लिए बच्चों वो कम है और दूसरे के लिए इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है। ये वाला अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा बच्चों, तो क्या होगा? ये ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, ये ज्यादा, ये आएगा और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये वाला जो काफी दूर है बच्चों, तो फोर्स कम लगेगा, ये वाला ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब जिसका इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा है सर, उसमें डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी, और जिसका इंपैक्ट पैरामीटर जितना कम है उसमें डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। यानी इंपैक्ट पैरामीटर किस चीज को बताती है? शायद आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर इन दिस इन दिस केस। बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए, वैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया, पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ गलतियां भी थी, कुछ मिस्टेक्स भी थी, राइट। क्लियर ओके। उन्होंने जो है बाद में जाके एक गलती कर दी थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, किसके अंदर? एटम के अंदर। इतना तो उन्होंने बता दिया। तो अब इस चीज को बताने के लिए उनको कुछ चीजें प्रूफ भी तो देनी पड़ेगी उसके लिए, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया। और वो कैलकुलेशन क्या था कि जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें? एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो इस चीज की कैलकुलेशन रदरफोर्ड ने दी। क्या भाई? एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ द एटम हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच भी रहा होगा अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और वो चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी दोनों एनर्जी होगी। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी होगी पता करना हो तो क्या करेंगे बताओ? काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना है। तो अब ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करें सर? देखो अब सोच के देखो एक न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में बना हुआ है, इस किसकी वजह से बना हुआ है? देखो एक जब कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है, रिवॉल्व करती है, तो क्या होता है बच्चों? बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, राइट। अच्छा अब सर वो अंदर जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बाहर जो एक फोर्स लग रहा है mv²/r, उसको कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा नीचे से, वरना तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता इस ऑर्बिट से, राइट। तो mv²/r जो कि बाहर की तरफ लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको न्यूक्लियस की तरफ से एक फोर्स ने बैलेंस कर रखा है। अब किसने? तो सर न्यूक्लियस में चार्ज बैठा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, एक अट्रैक्शन फोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। यस, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा, ऊपर की तरफ लग रहा है सर सेंट्रीफ्यूगल, और इलेक्ट्रॉन आराम से चक्कर काटे जा रहा है इस ऑर्बिट के अंदर। यानी कि सर उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर लग रहा है। अगर एक भी फोर्स ज्यादा होता तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव कर जाता। तो ऐसा है, दोनों बराबर है सर। तो इसका मतलब कि सर जो mv²/r है, ये जो mv²/r है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, ये दोनों बराबर आपस में। अब ये दोनों सर अगर आपस में बराबर है तो mv²/r = k,
अब ये देखो, इसको समझो। मैंने आपसे कहा कि देखो मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, कोई भी रैंडम कोई एटम का न्यूक्लियस है, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा बच्चों? उसके ऊपर चार्ज होता है Ze। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E या E हम कह सकते हैं, इतना चार्ज होता है। तो बच्चों एक बात होता है, ये Q1 और ये Q2 मान लेते हैं, Q1 और Q2। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, K Q1 Q2 बाई R²। देखो K, ठीक है, Q1 Q2 बाई R², इनके बीच की दूरी। क्लियर है बच्चों? तो देखो Q1 Q2 तो ZE इंटू E, तो E स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो देखो मैंने लिखा ZE² अपॉन में R²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा सर, तो mv² बाई R बराबर KZE² बाई R। अब आपको पता चला, अच्छा सर ये तो R से R कट जाएगा, एक बिल्कुल काट देंगे, एक R इधर बचेगा, स्क्वायर है ना, एक R। mv² बराबर बचा सर KZD² अपॉन R। अच्छा, क्या मैं इन दोनों में नीचे 2 से डिवाइड कर सकता हूं? कोई दिक्कत, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो 2 से डिवाइड करने पर पता क्या हुआ? ये जो mv² बाई 2 है बच्चों, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ mv²। ये सर ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? सर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एक बात बताओ, mv² बाई 2 को हम काइनेटिक एनर्जी ना लिख दें? तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा सर, ये kZe² बाई 2R, आप समझो kZe² बाई 2R में जरा ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो हमारा kZe² बाई R है, kZe² बाई R है, ये kZe² बाई R पता है बच्चों क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सर ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी सर ये, तो इसको हम कह सकते हैं सर दिस इज, अब मैं इसको देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां काइनेटिक एनर्जी बराबर KZe² अपॉन में 2R। क्लियर है? हमारे पास सर काइनेटिक एनर्जी आ गई, दिस इज आर काइनेटिक। इसको मैं घेर देता हूं किस चीज से, देखो ये सर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा सर, उसके बाद क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, फिर ऐड करेंगे टोटल एनर्जी के लिए। चलिए आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों, वो होता है K Q1 Q2 बाई R। अब Q1 क्या है? ZE, ठीक है, Q2 क्या है? E, तो ZE इंटू E, ZE²। अच्छा, अपॉन में R, तो R सर ये रख दिया हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया KZe² अपॉन R। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया सर। अब हमें क्या है? टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देंगे। तो सर काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है सर? KZe² बाई 2R, तो ये निकल दिया सर। उसके पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? KZe² बाई R। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। एंड हमेशा याद रखना कि याद करो वो वर्क एनर्जी का रिलेशन जो आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमने यहां पे छोटा सा माइनस लगा दिया बच्चों, हमने थोड़ा सा उधर कर दिया, पर ध्यान दीजिए माइनस लगा हुआ है, तो यहां भी देखो माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। अच्छा, अब एक बात बताओ, KZe² बाई 2R और KZe² बाई R, इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, देखो KZe², ठीक है, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ R। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, KZe² अपॉन में R। ठीक है बच्चों, दोनों में से KZe² अपॉन R कॉमन ले लूं, तो KZe² अपॉन R कॉमन ले लिया, बचा क्या सर? 1/2 -1। सर 1/2 -1 क्या होता है? -1/2। अच्छा, तो माइनस KZe² अपॉन में, अच्छा 1/2 में से माइनस आई मीन 1 गया, आधे में से 1 गया, तो -1/2 होता है, तो सर नीचे 2 आ जाएगा। -1/2 ऐसे लिखता है ना, तो 1 की जगह 1 से मल्टीप्लाई इसको किया तो ऐसे आ गया, तो KZe² अपॉन में 2, नीचे 2 नजर आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ, ये आपको समझ लो, देखो हाफ में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा, आधा बचेगा तो 1/2 पर 1 का कोई मतलब नहीं, नीचे 2 नजर आ रहा है। ठीक है, और चूंकि माइनस में होगा सर, हाफ में से 1 गया माइनस, तो माइनस यहां लगा दिया हमने। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड। सो इफ दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर दिस। क्लियर? ओके। अच्छा, अब इसमें देखो एक चीज लिखा हुआ, इफ यहां पर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन क्यों, क्या बता रहा है सर? ये जो लास्ट में नेगेटिव आया टोटल एनर्जी में, व्हाट इट मींस, इसका मतलब पेपर में पूछा जाता है, तो इसका मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। इट मींस दैट कि वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव एनर्जी होती ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता ऑर्बिट में से, इसलिए वो नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ। तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। बात समझ आ रही बच्चों? तो दिस इज हाउ। अच्छा, पॉजिटिव होता तो क्या होता? वो निकल के भाग जाता, ऑर्बिट छोड़ के चला जाता। ओके, चलिए ऑर्बिट छोड़ के भी जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए, आगे टॉपिक्स है हमारे पास जिसमें आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कई बार भाग जाता निकल के। ठीक है, आपने पढ़ भी रखा होगा कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए वो बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था, रदरफोर्ड ने कुछ गलतियां करी थी। लिमिटेशंस क्या थी? देखो सबसे पहली तो गलती ये थी कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अरेंजमेंट, जो हम याद है मैंने बताया था कि रदरफोर्ड का मुद्दा क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट से पहले, तो वो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। तो वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया इन प्रॉपर वे।
और दूसरा पता है दूसरा लिमिटेशन क्या था? दूसरा लिमिटेशन ये था कि जो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, मैक्सवेल की जो एक लाइन उसने कही थी, उन्होंने उसके बारे में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो मतलब जो मैक्सवेल की लाइन थी उनके अकॉर्डिंग्स में नहीं था रदरफोर्ड मॉडल, राइट? यानी कि उनके हिसाब से, जो मैक्सवेल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, और वो एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगी इलेक्ट्रॉन तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास जो एनर्जी है बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में गिर जानी चाहिए इलेक्ट्रॉन, और अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगी तो एटम तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, मतलब इस हिसाब से तो एटम बचनी नहीं चाहिए दुनिया में। लेकिन चूंकि एटम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मींस दैट कि ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब इससे सेटिस्फाइड नहीं था। रदरफोर्ड की चीजें जो है ना, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो उन्होंने थ्योरीज दी थी, उसमें ये चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया था सही तरीके से। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हर एटम का एक स्पेक्ट्रम होता है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं एटम के, जैसे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो इवन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था रदरफोर्ड ने। तो ये उनकी लिमिटेशंस है, इसको आप चाहे तो कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको काम आए नोट्स के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, नेक्स्ट डे, बोर्स मॉडल के बारे में। अगर आप ये वीडियो बहुत बार देख रहे हो, अगर हमने वीडियो बनाया, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको बोर मॉडल ऑफ एटम के जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी और भी चैप्टर्स के लिए अगर आप छोटे अपने भाई बहन के लिए किसी को शेयर करना हो, आपको 9, 10 और 11, 12 की क्लास 10 की वीडियोस, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो, आपने जो पढ़ा उसको लगा समझ में आया हो, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब चाहे तो कर लीजिए, काम आएगा, अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी आपको इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।